चलिए, हमारा समय हो गया है, कक्षा प्रारंभ करते हैं। सभी को सादर जय जयंत। सर्वेभ्यः शुभ सायं। जब तक सब लोग आते हैं, कल का श्लोक पढ़ लेते हैं। पढ़ने को दिया था आप सभी को। चलिए, चलिए पढ़ेंगे। अभिषेक, आप पढ़िए कल का श्लोक। अभिषेक। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवध्यं सन्तः परीक्षान्यतरत् भजन्ते मूढः परप्रत्ययने बुद्धि। श्रेयांश, आप पढ़िए। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यस्यवर्ध्ययं सन्त परीक्षान्तिरत्रयत् भजन्ते मूढ पर प्रत्ययने बुद्धि। आराम से श्रेयांश। पहली बात, एक पद्य है, अब थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ें इसको, ठीक है। और कल जब ये पढ़ाया था श्लोक तब थे आप श्रेयांश, हाँ। ठीक है। बाद में आपने पढ़ने की कोशिश की इसको? नहीं भैया जी। क्यों? श्लोक नहीं था ऐसा? आपके पास श्लोक नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा? हाँ, कल वो लिख नहीं पाया था ना। अच्छा, आप फोन से अटेंड करते हैं ना क्लास, मोबाइल से अटेंड करते हैं, है ना श्रेयांश? हाँ जी श्रेयांश, आवाज नहीं आ हाँ रही? हाँ, बोलिए भैया जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप फोन से अटेंड करते हैं तो आप उसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी, मैंने श्लोक का नहीं लिया था, बाकी सबका लिया था। हाँ, तो श्लोक का स्क्रीनशॉट ले लिया करो और पढ़ने का प्रयास किया करो, ठीक है। ठीक ठीक है भैया जी। अभी और किसी से बुलवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ही गलत पढ़ा है, ठीक है। ठीक है? स्वयं आप बोलिए। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नम्येत्यवद्यं सन्तः परीक्षान्तरद्भजन्ते मूढा परप्रयत्नेय बुद्धि। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं। नवमित्यवद्यम अलग अलग तोड़ दो ना उसको। नित्य नवमित्यवद्यम पद्यम। सन्तः परीक्षान्यतरत्। परीक्षा, परीक्षा फिर न्यतरत्, मिला के बोलेंगे तो परीक्षान्यतरत् भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः। मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः, ये है। अथर्व, आप पढ़ेंगे? पुराणमित्येव न साधु स्वर्णं चापि काव्यं न मिथ्यधानं सन्त परीक्षान्यतरं भजन्ते मूढ़ं प्रत्यज्ञानेन बुद्धि। इसका मतलब बाद में कोई भी नहीं पढ़ता है। यहाँ मैंने श्लोक एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद कोई भी नहीं पढ़ता है। जरा बताइए मुझे, कौन किस किसने पढ़ने की कोशिश की श्लोक को बाद में? मेरे पढ़ाने के बाद घर पे किसी ने एक भी बार इस श्लोक को पढ़ने का प्रयास किया? काफी कम लोग ही हैं।
मैं तो इसलिए ही श्लोक ला रहा हूँ कि वो जरूरी है, आप बस श्लोक कल से थोड़ा सा, कल वाला थोड़ा सा कठिन था मानता हूँ, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब से सरल सरल ही श्लोक दूंगा पढ़ने के लिए। हाँ, इसके अलावा कल होमवर्क दिया था आपको, क्रियाएं याद करके आनी थी, है ना। क्रिया की जो टेबल है वो पूरी की पूरी याद करनी थी, पट धातु के तीनों पुरुष के तीनों। सभी से कहा था तो इसमें तो हाथ उठाने का कोई सवाल है ही नहीं, सबसे कहा था तो सबको याद होना चाहिए। चलिए पूछते हैं। जिन लोगों के लिए कैमरे ऑफ हैं उनसे नहीं पूछूंगा, तो अगर किसी को याद नहीं है तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि समय भी बचेगा, भाई जिनको याद नहीं है वो कैमरा ऑफ करके बैठे रहेंगे, और मेरा समय बचेगा, बार बार मुझे आवाज़ नहीं लगानी चाहिए, लगानी पड़ेगी, भैया आवाज़ आ रही है, भैया आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ आते हुए भी नहीं आती है, इसलिए जिन लोगों के कैमरे दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं से पूछूंगा। हरिहंत सुनाइए भाई। जयनंद भैया जी। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठथ पठामि पठावः पठामः। बोलने के बाद तुरंत अपने को म्यूट करें, ठीक है। बोलिए सब में। पठति पठथः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठवः पठामः। संकित। जयचंद भैया। पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठता पठति पठतः पठथ पठामि पठाव पठामः। पठामि पठाव पठामः। पठामः। हाँ। एक कॉमन गलती जो थोड़ी सी बोलने में है, बाकी सब ठीक है। पठती नहीं है, पठती। मैं पहले भी एक बार बताया, पठती। पठती और पठती में अंतर क्या है वो आपको शायद कल ख्याल में आ गया होगा कि अगर पठती बोलेंगे इसका मतलब वो जो ठा है वो वहाँ पे आधा है, जबकि ठा आधा नहीं है, वो पूरा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे पठती। ठीक है। इस धातु के अलावा भी आप बाकी धातुओं के बोल सकते हैं। अगर मैं लिख धातु के पूछूं तो भी आप बोल सकते हैं, सेम ही है। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ, बताएंगे। गायक लिख धातु के साथ बोल सकते हैं, लिखाती लिखता। लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखत लिखामि लिखावः लिखामः। ठीक है। सर्वज्ञ हसती के साथ बोलेंगे। हाँ, हस्ती हसता हसन्ति हससि हसतः हसत हसामि हसाव हसामः। हसामी हसावह हसामः। हसामः। उच्चारण का ध्यान रखें। ठीक है, एक अंतिम किसी से पूछते हैं। आयुष। जी भैया जी। भाव भावती। धावत भैया जी, क्रिया कौन सी है? भाव क्रिया है, धावती बनेगा, धावती धावतः। धावती धावतः धावन्ति धावसि धावतः धावत धवामि धवावः धवामः। उत्तम पुरुष गलत हो गया। धावामि 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 धावामः धावावः। धावामि धाववः धावामः। ठीक है। तो कल जितनी भी हमने धातुएं पढ़ ली हैं उन सबके साथ ऐसे प्रैक्टिस करके आइए। मैं एक डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, उसमें लिखे हुए हैं सारे शब्द। आगे चलने से पहले बस एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, ये अभी जो हमने याद किए हैं, ये इसके ऊपर आपने अगर लिखे हैं अपनी कॉपी में तो वहां आप हेडिंग डाल लें, ये है लट लकार। ठीक है, कल विभक्ति के बारे में बताया था, आज लकार के बारे में बता देता हूँ। लट लकार क्या है? जो बात विभक्ति के बारे में है वही बात लकार के बारे में भी है। बस अंतर इतना है कि विभक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि विभक्ति लगने से ही
हम शब्दों से उनके अर्थ निकाल पाते हैं। यही बात अगर मैं लकार के बारे में बोलूं, किसी भी लकार के बारे में, तो वो ये होगी कि लकार के होने से ही हम क्रियाओं से अर्थ निकाल पाते हैं। वहां शब्दों की बात थी, यहाँ क्रियाओं की बात है। विभक्ति में शब्दों की बात हम कर रहे थे कि विभक्ति लगाने से ही हम शब्दों से अर्थ निकाल पाते हैं। यही बात लकार के बारे में है कि लकार के होने से हम धातुओं से अर्थ निकाल पाते हैं, क्रियाओं से अर्थ निकाल पाते हैं। तो अब जो लट लकार है, इसका प्रयोग हम करते हैं वर्तमान काल में। ठीक है, चैट बॉक्स खुला कैसे रह गया भैया? बंद किया क्या? आप लोग सदवाक्य छोड़ के चले जाते हो यहाँ चैट बॉक्स में, मुझे देखने पड़ते हैं, इसलिए ये बंद रखते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि लकार जो है उससे उसके होने से क्रियाओं से अर्थ निकलते हैं। तो जो लट लकार है ये वर्तमान काल को बताता है। तो हिंदी में आप वाक्य का काल पहचान सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अगर मैं कोई वाक्य बोलूं तो वो कौन से काल में है, जनरली 3 काल लेके चले हम, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अगर मैं कोई वाक्य बोलूं तो आप सब पहचान सकते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर मुझे आगे जाकर पता चलता है कि नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसकी बात करेंगे। तो अभी जो हमने लट लकार के रूप याद किए हैं, ये वर्तमान काल को का अर्थ देते हैं। मतलब ये जहां भी जुड़ेगा, पठती जहां होगा वहां वर्तमान काल का अर्थ देगा। मतलब पढ़ता है या पढ़ रहा है, ऐसा अर्थ देगा। पढ़ा था या पढ़ेगा, वो अर्थ पठती से नहीं आएगा। उसके लिए हमें लकार बदलना पड़ेगा, जो कि हम लकार बदलेंगे जल्दी। ये तो ही लकार के बारे में बात। आज हमें प्रारंभ करनी थी द्वितीय विभक्ति, तो चलिए द्वितीय विभक्ति प्रारंभ करते हैं। ये रही द्वितीय विभक्ति। कल मैंने आपको बता दिया था कि अकारांत क्या होता है, आकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, ईकारांत क्या होता है। ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी। ठीक है, और क्यों बताया था वो बता दिया था कि अब मैं कहूँ कि अकारांत शब्द की द्वितीय विभक्ति ऐसी होती है, इसका मतलब जितने भी अकारांत शब्द हैं वो सब के सब ऐसे ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, ये पुल्लिंग के उदाहरण है। आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान कैसे करनी है इसके बारे में बता चुका हूँ। इन शब्दों का प्रथमा विभक्ति में क्या रूप होगा ये हम पहले देख चुके हैं, है ना। रामः, रामाः, लता, लताः, ये हम प्रथमा विभक्ति पहले पढ़ चुके हैं। आज हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं। तो अकारांत पुल्लिंग जो शब्द है, अब मैं इन्हीं शब्दों का यूज करूंगा, ध्यान से सुनेंगे, इसलिए मैंने कल बता दिया था। अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन में कैसा रूप चलेगा वो बताना, वो यहाँ पे देख लेते हैं। पाठः, पाठम, श्लोकः, श्लोकम, मंत्रः, मंत्रम, ग्रंथः, ग्रंथम। बोलते जाइए साथ में तो आपको याद भी हो जाएंगे। प्रश्नः, प्रश्नम, विषयः, विषयम, अध्यायः, अध्यायम, ग्रामः, ग्रामम, आपणः, आपणम, प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठम, विदेशः, विदेशम, देवालयः, देवालयम, विद्यालयः, विद्यालयम, वित्तकोशः, वित्तकोशम। समझ में आ गया होगा करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जो विसर्ग है उसकी जगह पे हमने जो नपुंसक लिंग में जो साउंड आ रहा था वो साउंड हमने यहाँ पे दे दिया, है ना। ग्रामम, आपणम, तो ऐसा करते ही द्वितीय विभक्ति बन जाएगी। अब कई लोगों की शंका यहाँ पे ये होगी कि भैया हमें, अब मान लो कहीं पे द्वितीय विभक्ति का शब्द कोई लिखा हुआ है, मान लो ग्रामम ही लिखा हुआ है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नपुंसक लिंग एक वचन का ग्रामम है अथवा पुल्लिंग नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति का ग्रामम है अथवा पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति का ग्रामम है। फिर से मैं प्रश्न बता देता हूं कि हमने पढ़ा है कि ग्रामः का द्वितीय विभक्ति में ग्रामम ऐसा रूप बनता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि भाई जहां पे इस प्रकार का साउंड आता है
पत्रम पत्रम फलम वो शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं। तो अब आपको शंका ये होगी कि भैया अब हमें अगर ग्रामम दिखाई दे रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का है अथवा पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का है। ठीक है, ये सवाल और इस जैसे अभी और सवाल होंगे। अभी जब हम और शब्द रूप पढ़ेंगे तो ऐसे ही और सवाल होंगे। इसके लिए मेरे पास एक दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि ये सवाल आप नोट कर लीजिए और 15 दिन बाद फिर पूछना। ठीक है, ये हुआ पहला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि समझ में आ जाएगा। क्या मतलब कि अगर आपको ये चिंता है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि ये कौन से प्रथमा विभक्ति का है या द्वितीय विभक्ति का है, पुल्लिंग का है, नपुंसकलिंग का है, तो उसका उत्तर बस इतना है, समझ में आ जाएगा। चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? धीरे धीरे आ जाएगा। इसका यही आंसर है। ठीक है, ऐसा कोई क्या चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी जहां आपको ये शंका हो कि भैया ये पुल्लिंग का है, नपुंसकलिंग का है, प्रथमा विभक्ति का है, द्वितीय विभक्ति का है। ऐसे आप कभी भी नहीं अटकेंगे। ठीक। दूसरी बात, द्वितीय विभक्ति पढ़ना तो हमने प्रारंभ कर दी, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये भी समझना चाहिए था हमें। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। अभी इसमें से कर्म के बारे में हमने कुछ नहीं समझा था, हम बस कर्ता दिख रहे थे और उसके अकॉर्डिंग क्रिया लगा रहे थे। ठीक, और ये हमने समझा है कि सह तौते साते ताह ये कर्ता है और ये सबके सब प्रथमा विभक्ति में है, अथवा ऐसे कहें कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता की पहचान करना भी आपको बताया था। अब ये जो द्वितीय विभक्ति हम पढ़ रहे हैं, ये द्वितीय विभक्ति हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो कर्म होगा उस कर्म में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक, जो कर्म होगा उस कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति। अब सवाल ये भी है कि कर्ता पहचानना तो आपने बता दिया था, कर्म को कैसे पहचानना है, कर्म किसे कहते हैं। तो मैं किसे कहते हैं कि बात नहीं करूंगा, कैसे पहचानना है ये बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कर्म कहते किसे। उससे पहले मैं बस ये जानना चाहूंगा कि कर्ता किसे कहते हैं, ये किन किन को मालूम है। सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं पूछूंगा ध्रुव से। ध्रुव, कर्ता मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है? वाक्य के आगे ध्रुव, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। भैया जी जय जिनेंद्र, हाँ जी, जय जिनेंद्र। वाक्य के आगे कौन लगा दो तो कर्ता हमको पता पड़ जाएगा। वाक्य के आगे या क्रिया के आगे? क्रिया के आगे। हाँ, अच्छा, एग्जाम्पल देंगे? जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हाँ, तो कौन खाना खा रहा है, कौन खाना हो गई क्रिया, तो खाना के आगे कौन लगा देंगे तो पता पड़ जाएगा कौन खा रहा है, मैं, तो मैं हो गया कर्ता। ठीक है, चलिए ये उन्होंने बता दिया। अब इसके आगे की बात करते हैं। हमें अब कर्म पहचानना है। कर्म पहचानने के लिए भी हम सबसे पहले क्रिया के पास जाएंगे और क्रिया से फिर से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, हम फिर से क्रिया के पास जाएंगे और क्रिया से प्रश्न पूछेंगे। इस बार हम प्रश्न पूछेंगे किसको। अभी तक हम पूछ रहे थे कौन, अब हम पूछेंगे किसको। इनका ही उदाहरण लें, ध्रुव ने जो उदाहरण दिया उसी उदाहरण को लें। इन्होंने उदाहरण दिया था कि ध्रुव खाना खा रहा है। वैसे रात के लिए ये उदाहरण ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, उदाहरण ही दिया है तो उदाहरण मात्र से ही लेते हैं कि ध्रुव खाना खा रहा है, मान लो दिन में खा रहा है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्रिया देखी, तो खा रहा है ये क्रिया हमें मिल गई। अब इस खा रहा है क्रिया से अगर हमें कर्ता का मालूम करना होता तो हम पूछते कौन खा रहा है, तो उत्तर आ जाता ध्रुव, तो ध्रुव हो जाता वाक्य का कर्ता। लेकिन अभी हमें पता करना है कर्म। कर्म पता करने के लिए मैंने आपसे कहा क्रिया से पूछिए किसको। ठीक है, तो अब पूछिए भाई क्रिया से किसको खा रहा है, उत्तर आएगा खाना को खा रहा है, खाने को खा रहा है।
तो जो इस किसको के उत्तर में जो मतलब इस किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो हो जाता है हमारा कर्म। और कोई दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं कि आप कक्षा पढ़ते हैं, आप कक्षा पढ़ते हैं, यही उदाहरण है। ठीक है, अभी कर्ता का पता करना है, सबसे पहले क्रिया को पकड़ा, क्रिया मिल जाएगी हमें पढ़ते हैं। कर्ता को पता करने के लिए हमने पूछा कौन पढ़ते हैं, उत्तर आ जाएगा आप पढ़ते हैं, तो आप हो जाएगा वाक्य में कर्ता। अभी कर्म का पता करना है, तो अब हम पूछेंगे भाई किसको, किसको पढ़ते हैं, तो उत्तर आ जाएगा कि कक्षा को पढ़ते हैं। किसको पढ़ रहे हैं, कक्षा को पढ़ रहे हैं। तो ये को जिसके साथ लगा होता है वो हमारा कर्म होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। और कोई एक आध एग्जाम्पल देना चाहे, आप इसको किसको कह सकते हैं, अथवा थोड़ा सा अगर एक किसको ऑर्डर लग रहा है तो आप क्या ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई क्या पढ़ रहे हो, तो उत्तर आ जाएगा पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या खा रहे हो, तो खाना खा रहे हैं। तो आप किसको पूछ लें या क्या पूछ लें, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देके इसको स्पष्ट करें तो फिर हम आगे चलें। आरजाओ सिंह भाई। हेलो। हाँ जी, एक कोई उदाहरण दीजिए जिसमें आप कर्म को पहचानें। जल्दी चलिए, मैं वाक्य बोलता हूँ, आप पहचानिए। वही वाक्य, पहले भी मैं ये वाक्य बता चुका हूँ। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। जल्दी, आ रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं आ रहा है तो ना बोलिए। तो भाई हाँ, साहब नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। किसको आ रहा है? आयुष बोलिए। भैया जी इसमें कर्म है नींद। कर्म है नींद, कैसे? क्रिया है, इसमें आ रहा है, तो इसके आगे हम प्रश्न लगाएंगे क्या आ रहा है अथवा किसको, तो नींद। किसको में तो कैसे आएगा, नींद को थोड़ी आ रहा है। मैं बोल ही रहा हूँ मुझे आ रही है, मुझे नींद आ रही है। पहले कर्ता का पता कीजिए। आ रही है से पूछिए कौन आ रही है। नींद आ रही है, कर्ता है नींद। किसको आ रही है? मुझे आ रही है, ये कर्म है। ठीक है, अभी स्पष्ट हुआ। चलिए, इसके अलावा और कोई एग्जांपल देखिए, एक लास्ट एग्जांपल ना, फिर हम आगे चलें। भैया जी मैं दूं क्या? कौन दे रहा है? स्वयं आप बोलेंगे, बोलिए। कोई भी वाक्य बोलिए कर्म की पहचान जिसमें आप कर सके। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं। करता कौन होगा? मैं क्या करता, मतलब करता मैं। कौन खेलता है? मैं खेलता हूँ। और क्या खेलता है? क्रिकेट कर। ये आप कर्म पहचान लें। ठीक है, मैं समझता हूँ सभी को स्पष्ट होगा। तो अब द्वितीय विभक्ति हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि हमने कर्म पहचान लिया और कर्म में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी होती है, इसलिए हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं। अब अकारांत पुल्लिंग जो शब्द हैं उनकी द्वितीय विभक्ति क्या होगी ये हमने देख लिया। पाठः पाठम, ग्रामः ग्रामम। कुछ वाक्य देख लेते हैं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। आप ही लोगों को बनाने हैं वाक्य। एक वाक्य में बता रहा हूँ, सुरेशः, ये भाई साहब सुरेश हैं, और यहाँ आप क्रियापद देख पा रहे हैं गच्छति। ठीक है, अब सुरेश कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो हो जाएगा कर्म। वाक्य इतना है कि सुरेश जा रहा है। अब किसको जा रहा है ये प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर बहुत सारे आएंगे। कार्यालय को जा रहा है, बाजार को जा रहा है, अपने कमरे को जा रहा है, विद्यालय को जा रहा है, बैंक को जा रहा है। ये बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं। जो जो भी उत्तर आ रहे हैं वो कर्म है। कर्म में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। चलिए एक एक वाक्य जल्दी जल्दी से बोलते चलिए।
वृषभ बोलिए पहला वाक्य क्या होगा कार्यालय के साथ? सुरेशः कार्यालयः गच्छति। कार्यालयः गच्छति। कार्यालयः गच्छति। कार्यालयः क्यों आएगा? कर्म क्या है? वाक्य ये है सुरेश कार्यालय जाता है। वाक्य में कर्म क्या है? कर्म कार्यालय। कार्यालय। कर्म में कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीया एक वचन। तो कार्यालयः का द्वितीया क्या होगा? कार्यालयम। तो वाक्य सुरेशः कार्यालयम गच्छति। आदि नेक्स्ट। सुरेशः आपणं गच्छति। आपणम मतलब बाजार। ज्ञायक नेक्स्ट। सुरेश प्रकोष्ठम गच्छति। प्रकोष्ठ मतलब होता है अपना जो कमरा होता है उसको कहते हैं प्रकोष्ठ। आर्यव नेक्स्ट। सुरेशः विद्यालयं गच्छति। विद्यालय मतलब स्कूल जाता है। आर्यव सोनगढ़ नेक्स्ट। सुरेशः वित्तकोशं गच्छति। हाँ, अभी बताइए इस वाक्य जो आपने बोला सुरेशः वित्तकोशं गच्छति, इसमें प्रथमा विभक्ति किसमें है और द्वितीय विभक्ति किसमें है? प्रथमा विभक्ति भी ये सुरेशः में लगेगी कर्ता में, और द्वितीय विभक्ति वित्तकोशः में लगेगी कर्म में। बराबर। वित्तकोश बैंक जो होता है उसे वित्तकोश कहते हैं। भैया एक क्वेश्चन है, आपने बोला था कि अगर अपन क्या लगाएंगे या किसको लगाएंगे तो दोनों में कर्ता मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे नींद आ रही है, इसमें अगर किसको लगाएंगे तो किसको नींद आ रही है मुझे कर्म में मिलेगा, और अगर क्या लगाएंगे कि तो मुझे क्या आ रही है तो नींद कर्म में मिलेगा। इसलिए मैंने क्या पहले नहीं बोला था, इसलिए आप किसको को ही फाइनल मान के चलें, लेकिन वो किसको थोड़ा सा ऑड लगता है इसलिए मैंने वहां पे क्या जुड़ा था। लेकिन इसलिए मैंने कहा पहले कर्ता को पता कर लीजिए। अभी जो आप वाक्य बोल रहे हैं उसमें अगर आप पहले कर्ता को निकाल लेंगे तो नींद तो वैसे ही अलग हो जाएगा, तो फिर आप क्या भी पूछेंगे तो नींद आंसर नहीं आएगा। ओके भैया। ठीक है, चलिए अभिषेक नेक्स्ट। सुरेशः वित्तकोशः गच्छति। वित्तकोशः ही रहेगा। वित्तकोशं गच्छति। क्यों हो जाएगा वित्तकोशम? क्यों हो जाएगा? वित्तकोशम इसलिए क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगेगी इसमें। क्यों लगेगी द्वितीय विभक्ति? द्वितीय विभक्ति पता नहीं भैया जी। क्योंकि वित्तकोश कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। कर्म कैसे पहचानना है अभी से कि समझ में आ गया? हाँ भैया जी। ठीक है, चलिए अतिशय जैन सोनकर नेक्स्ट वाक्य। सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति। पुस्तकालय लाइब्रेरी। और सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति, चिकित्सालय हॉस्पिटल। तो ये हुई पुल्लिंग शब्दों के बारे में बात। और कौन से पुल्लिंग? अकारांत पुल्लिंग, जिनके लास्ट में आ है वो शब्द। अब स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं, स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनकी द्वितीय विभक्ति कैसे होगी देख लेते हैं। पत्रिका, पत्रिकाम। रोटिका, रोटिकाम। स्वच्छता, स्वच्छताम। अब ये देखिए स्त्रीलिंग में हमारे पास दो प्रकार के शब्द थे, एक आकारांत और दूसरे थे ईकारांत। ठीक है, आकारांत और ईकारांत दोनों का ही यहाँ पे द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी उसके उदाहरण दिए हैं। कुछ नहीं करना है, जो शब्द प्रथमा विभक्ति में है उसमें म आधा माँ जो है वो जोड़ के उसका उच्चारण करना है। तो पत्रिका से हो जाएगा पत्रिकाम, रोटिका से रोटिकाम, स्वच्छता से स्वच्छताम, मार्जनी अभी ईकारांत वाला है तो मार्जनीम, करतनी से करतनीम। कुछ वाक्य बनाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। अतिशय बहुत हंस रहे हो भाई, हमें भी हंसा दिया करो, वैसे ही मेरी क्लास थोड़ी सी नीरस होती है तो हमको भी बता दिया करो क्यों हंस रहे हो। चलिए प्रियांशु वाक्य बोलिए। ये जो बच्ची है ये लतिका है इसका नाम, और ये पढ़ रही है। अब पूछेंगे क्या पढ़ रही है, तो जो जो भी उत्तर आएगा वो कर्म होगा। ठीक है, तो अब बताइए गीता अगर कर्म है तो कौन सी विभक्ति होगी और उसमें क्या रूप बनेगा? प्रियांशु। पता नहीं भैया जी। क्यों भैया, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ आप कह रहे हो।
गीता शब्द कौन सा शब्द है? पुल्लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, या नपुंसकलिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का शब्द है। अभी इसके पहले जो हम स्लाइड देख रहे थे उस पर आपका ध्यान था? हाँ भैया जी। वहां स्वच्छता का द्वितीय विभक्ति हमने क्या बनाया था? स्वच्छता का द्वितीय विभक्ति देख लो, देख लो भाई, देख लो। स्वच्छतम। तम लिखा है या ताम लिखा है? ताम। ताम। स्वच्छताम। हाँ, गीता से द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? गीताम। कौन बता रहे हैं आप? तो चलिए, जो ही बता रहे हैं, मेरा काम हो रहा है। तो वाक्य क्या होगा? वाक्य क्या होगा? पहले तो बंधु म्यूट कर लो अपने आप को। अनमोल। जी भैया। वाक्य क्या होगा पहला? लतिका गीताम पठति। अर्थ क्या होगा? लतिका गीता पढ़ती है। संयम ना के। दूसरा वाक्य बोलिए। जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा सा हमारे पास समय कम है। जिसका नाम लो तुरंत अपने आप को अनम्यूट करके बोला करोगे। घूम गया, संयम ना के कहा गया। चलिए ध्रुव, आप बोलिए। हाँ भैया। लतिका कथाम पठती। 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 अर्थ क्या हुआ? लतिका कथा पढ़ती है। पढ़ती है। सम्यक। लतिका संहिताम पठति। संहिताम पठति। लतिका संहिता को पढ़ती है। एनी। लतिका पत्रिकाम पठति। पठति क्या मतलब हुआ? लतिका पत्रिका पढ़ती है। संकित। लतिका कवितानां पठति। कवितानाम कैसे हो गया बंधु? कविताम। कविताम मतलब क्या हुआ? लतिका कविता पढ़ती है। देवांश। लतिका सूचनाम पठति। क्या मतलब हुआ? लतिका सूचना पढ़ती है। ठीक है। अभी ये जो उदाहरण देखे हमने, ये स्त्रीलिंग में दो प्रकार के वर्ड्स में से जो पहला वर्ड होता है आकारांत। ठीक है, तो उस आकारांत शब्द की बात हमने की। अभी बात करते हैं ईकारांत वर्ड। स्त्रीलिंग में हमारे पास दो प्रकार के शब्द थे ना, तो अब ईकारांत शब्दों के साथ क्या होगा? वही है, माँ बस जोड़ना है। ठीक है, चलिए वाक्य बोलेंगे। सभी से लगभग एक वाक्य पूछ चुका हूँ, शुरू से शुरू करते हैं। आयुष बोलिए। मालिनी सम्मार्जनी नयति। सम्मार्जनी मतलब झाड़ू, झाड़ू वो दिखाई दे झाड़ू। हाँ, ये मालिनी है और मालिनी के हाथ में सम्मार्जनी है। नयति मतलब ले जाना, तो मालिनी सम्मार्जनीम नयति। अब देखिए यहाँ पे ईकारांत वर्ड के दोनों प्रयोग हमने देख लिए। मालिनी वर्ड भी ईकारांत है, सम्मार्जनी वर्ड भी ईकारांत है। आयुष, प्रथमा विभक्ति किसमें है और द्वितीय विभक्ति किसमें है? वे सम्मार्जनीय कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, और एक मालिनी इसमें प्रथमा विभक्ति है। हाँ, क्योंकि ये करता है। ठीक है, चलिए अनिका, नेक्स्ट वाक्य। मालिनी अंकनीम नयति। अंकनीम। अंकनीम नयति। हाँ, अंकनीम। सर्वज्ञ। मालिनी कर्तरीम नयति। हाँ, मालिनी कर्तरीम नयति। उच्चारण का सभी लोग विशेष ध्यान रखें। कर्तरी मतलब कैची। प्रेरक। मालिनी कर्तरी नयति। कर्तरी हो गया नहीं, चलिए कर्तरीम। कर्तरीम। हाँ, दूसरा शोधनी बोलना है, शोधनी। मालिनी शोधनीम नयति। शोधनिम होगा या शोधनीम होगा? शोधनीम। उच्चारण का ध्यान रखो।
आर्जव सिंह भाई। मालिनीम द्रोणीम नियति। मालिनीम क्यों बोला भाई? मालिनी हाँ। द्रोणीम नियति। नयति। नियति। हाँ, द्रोणी मतलब बाल्टी। ठीक है। मालिनी कूपीम नयति, मालिनी कूपी को ले जाती है। कूपी मतलब होता है वाटर बॉटल, ये पढ़ चुके हैं। बॉटल। तो ये हुई पुल्लिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति क्या होगा देख लिया। स्त्रीलिंग में दो प्रकार के वर्ड थे, आकारांत था और ईकारांत था, इनकी बात भी हमने कर ली। अब रह गया हमारे सामने सिर्फ नपुंसक लिंग। इसमें कुछ याद नहीं करना है। नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति में जो रूप रहता है वही द्वितीय विभक्ति में रहेगा। जलम का जलम, वनम का वनम, यानम का यानम, धनम का धनम, उपनेत्रम का उपनेत्रम, व्यजनम का व्यजनम। अब यहाँ जो आपका प्रश्न होना चाहिए वो प्रश्न और उसका उत्तर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रथमा विभक्ति का जलम है या द्वितीय विभक्ति का जलम है, प्रथमा विभक्ति का वनम है, द्वितीय विभक्ति का वनम है। तो इसका उत्तर मैंने दे दिया है, पता चल जाएगा, यही उत्तर है भाई। इंग्लिश में मैं अगर ठीक हूँ तो क्लोज मतलब बंद करना भी होता है और क्लोज मतलब पास, ये दोनों की स्पेलिंग भी एक ही होती है ना? क्यों स्वयं दोनों की स्पेलिंग एक ही होती है ना? हाँ भैया। हाँ, तो वहां पता चल जाता है ना कहाँ क्लोज का मतलब पास है और कहाँ क्लोज का मतलब बंद है। ठीक है, तो जब इंग्लिश में पता चल जाता है तो यहाँ भी पता चल जाएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो ये हुई नपुंसकलिंग शब्दों की बात। जल्दी से इसके भी कुछ वाक्य बोल दें आप लोग, फिर हम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन आज हमने पढ़ा है, इसका द्विवचन और बहुवचन कल पढ़ेंगे। समकित, क्या बात है भाई, नींद आ रही है? नहीं। मजा नहीं आ रहा क्लास में? आ रहा है मुझे। नहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि हम मजे के लिए थोड़ी क्लास लेता हूँ, पढ़ाने के लिए लेता हूँ। मजे करने तो कपिल शर्मा को शो। चलो वाक्य बोलिए। वाक्य बोलिए समकित। बालिका मंदिरम पश्यति। पश्यति मतलब क्या हुआ? बालिका मंदिर जाती है। पश्यति मतलब देखना। बालिका मंदिर देखती है। मंदिर को देखती है। संयम। बालिका चित्रम पश्यति। मतलब क्या हुआ? बालिका चित्र देख रही है। बाकी के वाक्य मैं ही बोल देता हूँ क्योंकि आसान है। बालिका पुष्पम पश्यति, बालिका फूल देख रही है। बालिका व्यजनम पश्यति, व्यजनम मतलब जो आपका पंखा है उसे देख रही है। वातायनम पश्यति, वातायन जो आपका क्या होता है खिड़की, उसको बोलते हैं वातायन। वातायनम पश्यति। दूरदर्शनम जो टीवी होता है उसको कहते हैं दूरदर्शनम, दूरदर्शन देख रही है। नक्षत्रम तारे जो होते हैं उनको कहते हैं नक्षत्र, तो बालिका नक्षत्रम पश्यति। तो इस प्रकार जो पुल्लिंग शब्द हैं, नपुंसक लिंग शब्द हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं, उन शब्दों की द्वितीय विभक्ति क्या होगी? द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये हमने देख लिया है। ये और कुछ वाक्य हैं जिसमें दिखाया गया है कि कर्म कैसे बनता है। देवः अस्ति बालकः नमति। ठीक है, ये दोनों में सिर्फ कर्ता करता है। देवः अस्ति में सिर्फ देव करता है, बालकः नमति में बालक करता है। अभी इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया, बालकः देवम नमति। तो अब जो देव है वो कर्म हो गया, तो मतलब हो जाएगा बालक देव को नमस्कार करता है। वाक्य ठीक है, आप सब समझ सकते हैं, इसमें बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है। कल का होमवर्क देख लीजिए आप लोग, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, लिख सकते हैं तो लिख लो। इसको करना क्या है, इसमें सभी प्रकार के शब्द हैं, पुल्लिंग के शब्द भी हैं, स्त्रीलिंग के शब्द भी हैं, नपुंसक लिंग के शब्द भी हैं। बालकः कर्ता लेना है, पठति क्रिया लेनी है और उसके साथ इन सभी को लेके वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे एक वाक्य बनेगा आपका बालकः वेदम पठति, तो ऐसे इन सभी शब्दों को लेकर उनका द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा उसके साथ वाक्य बनाने हैं। साथ ही चलिए एक वो हो गया और
इसको छोड़ देते हैं अभी। एक ये, इसके साथ भी आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ भी आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, पाठः, मंत्रः, ग्रंथः, कथा, नाटकम, पुस्तकम। इसका कर्ता आपको दे रखा है मालती, ठीक है। और क्रियाएं आपको बहुत सारी दे रखी हैं। स्मरति मतलब स्मरण करना, लिखति मतलब लिखना, पश्यति मतलब देखना, और स्मरति मतलब फिर से स्मरण करना। तो इन सब को लेकर ये जो आपको पाठ मंत्र दिए हुए हैं, इनको कर्म बनाकर और इनको क्रिया लेकर, ये 3 क्रियाएं दी हुई हैं, इन तीनों क्रियाओं को लेकर कुछ कुछ वाक्य आपको बनाने हैं। मालती श्लोकम लिखति, मालती श्लोकम पश्यति, मालती श्लोकम स्मरति। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो कल कम से कम 20 वाक्य तो आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। मेरे तक कैसे पहुंचेंगे वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, या तो मैं अभी आपको एक गूगल क्लासरूम की लिंक भेजूंगा तो आपको उसमें अपलोड करना होगा, या फिर मैं व्हाट्सएप पर भेजने को ही कहूँगा, लेकिन सबको लिखना है, ठीक है। किसी को होमवर्क समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, बता दिया है वैसे मैंने। आज का श्लोक पढ़ते हैं और फिर कक्षा समाप्त करेंगे और फिर आपके डाउट लेंगे। सरल सा श्लोक है आपका आज का, और जो आपकी शंका होती है कि हमें कैसे पता चलेगा, उसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है इस श्लोक में। जो बार बार आपको शंका होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लिंग में है, कौन सी विभक्ति में है, तो इसमें थोड़ा सा उसका उत्तर भी आ जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे देवांश, ठीक है। देवांश तैयार हैं? हाँ भैया जी। आचार्यात् पादमाधत्ते, आचार्यात् पादमाधत्ते, पादं शिष्यं स्वमेधया, पादं शिष्यं स्वमेधया, स्वमेधया, त्वमेधया, स्वमेधया। त्वमेधया। अरे त्वा क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्व। स्व अपना जो होता है ना उसको बोलते हैं स्वमेधया। स्वमेधया। पादं शिष्यं स्वमेधया, पादं शिष्यं स्वमेधया, स्वमेधया। स्वमेधया। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। पादं स ब्रह्मचारिभ्यः, पादं स ब्रह्मचारिभ्यः, पादं कालक्रमेण च, पादं कार्यक्रमेण च, कालक्रमेण, कालक्रमेण च। ठीक है, फिर से बोलेंगे एक बार। आचार्यात् पादमाधत्ते, आचार्यात् पादमाधत्ते, पादं शिष्यं स्वमेधया, पादं शिष्यं स्वमेधया, पादं स ब्रह्मचारिभ्यः, पादं स ब्रह्मचारिभ्यः, पादं कालक्रमेण च। पादं कालक्रमेण च। इसका मतलब है कि आप जो भी चीज सीखते हैं उस चीज को 25-25 में बांट लीजिए। पाद वर्ड जो है ना वो 25% को बताता है। तो किसी भी चीज का जो 25% हिस्सा है वो आप सीखते हैं आचार्यात, आचार्य से, गुरु से, जो आपको पढ़ा रहा है। तो किसी भी चीज की 25% ही आप उससे सीख पाते हैं। फिर पादम शिष्यम स्वमेधया, और 25% जो बच्चा है, जो शिष्य है, जो छात्र है, वो अपनी स्वमेधया, अपनी खुद की बुद्धि से समझता है। 25% आचार्य से समझ लिया, 25% अपनी खुद की बुद्धि से समझेगा। पादम स ब्रह्मचारिभ्यः, और 25% अपने जो सहपाठी हैं, सब ब्रह्मचारी मतलब होता है अपने सहपाठी, तो बाकी का जो 25% है वो अपने सहपाठियों से समझता है। पादम काल क्रमेण चा, 75% हो गया। अभी 25% गुरु से सीखेगा, बाकी 25% अपनी बुद्धि से सीखेगा, बाकी 25% अपने सहपाठियों से आपस में बातचीत करके सीखेगा। 75% हो गया। अभी जो 25% रह गया, तो इसमें आपका उत्तर छिपा हुआ है कि पादम काल क्रमेण चा। बाकी का जो 25% है वो धीरे धीरे समय के अनुसार आप सीखते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के बारे में भी यही है कि जो आपकी शंका है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी विभक्ति का और कौन से लिंग का है, उसका उत्तर है पादम काल क्रमेण चा। काल क्रम से, समय के अनुसार जैसे जैसे आप संस्कृत पढ़ते जाएंगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। चलिए ये श्लोक पढ़ेंगे सम्यक।
आचार्य पादम माधत्ते पादम शिष्यम समेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्यम पादम काले क्रमेण च ब्रह्मचारिभ्यः पादम स ब्रह्मचारिभ्यः। ठीक है, तो ये आज का श्लोक था, सरल सा ही श्लोक था और द्वितीय विभक्ति आज हमने पढ़ी। कल का होमवर्क मैंने दे दिया है, तो सभी लोग वाक्य लिखेंगे। अब किसी की आज के संदर्भ में कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक करके प्रश्न लेते हैं। 3 लोगों के प्रश्न है। बोलिए भाई आर्जव। भाई साहब एक और बार होमवर्क समझा दो। एक और बार होमवर्क ये है कि मैंने आपको 2 स्लाइड के स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, जिसमें कर्ता दिया हुआ है, क्रिया भी दी हुई है, साथ ही कुछ शब्द लिखे हुए हैं। पाठा लिखा है, मंत्रः लिखा है, इस प्रकार के कुछ शब्द लिखे हैं। तो अभी जैसे हम वाक्य बना रहे थे, आपको उस कर्ता को लेकर, उस क्रिया को लेकर और उन शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है। जैसे आपको इधर दिया है मालिनी, बीच में दिया हुआ है मंत्रः और इधर दिया है पश्यति या पठति या स्मरति। तो इसको जोड़कर आपको एक श्लोक नहीं, आपको एक वाक्य बनाना है कि मालिनी श्लोकम पठति अथवा स्मरति अथवा पश्यति। ठीक है, ठीक है आर्जव, समझ आया? हाँ आ गया। कम से कम 20 वाक्य तो होंगे ही, वैसे तो 20 से ज़्यादा है, लेकिन कम से कम 20 वाक्य तो बनेंगे ही उन 2 स्लाइड से। चलिए, और किन का प्रश्न है? किसी का नहीं है मेरे ख्याल से आज। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि, भूयात् तावत् मंगलम।